सबसे पहले आपके पास है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि सर व्हाट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड, इसके कुछ पॉइंट्स क्या कर लेते हैं डिस्कस। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ कंपनी व्हिच वाज रन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके कुछ प्राइवेट मर्चेंट्स भेजे थे जो कि ये इस कंपनी को रन कर रहे थे। क्या भेजे थे? प्राइवेट मर्चेंट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही थी। 1600 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ परमिशन देती है, क्वीन एलिजाबेथ परमिशन देती है कि जाओ आप लोग जाके ट्रेड करो। तो ये लोग जाते हैं सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं? ईस्ट ऑफ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इस साइड पर जाते हैं। लेकिन वहां पर डच एंड पोर्तुगीज का कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से वहां पर उनको कंट्रोल नहीं मिल पाता। और क्या होता है? और ये होता है कि वो लोग वहां से हार कर वापसी आते हैं। जब वो लोग हार कर वापसी आ रहे होते हैं तो 1608 के अंदर उनको इंडिया दिखता है, और इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। दैट्स व्हाई वो लोग इंडिया के अंदर आ जाते हैं, और उनकी पहली शिप 1608 के अंदर सूरत के अंदर आती है। फिर वो जब आती है तो ये लोग परमिशन लेते हैं, लेकिन मुगल एम्पीरियर्स परमिशन नहीं देते, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, मुगल एम्पायर अभी चल रहा है ना, मुगल एम्पायर 1857 तक चलता रहेगा। 1612 के अंदर इनको परमिशन मिलती है फॉर ट्रेड इन सूरत, एंड देन उनको परमिशन मिलती है 1615 के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिलती है। सही है। तो अब इसको वापसी करते हैं कि सर ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी की फुल फॉर्म क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके बैक एंड पर थी, बट इट वाज रन बाय प्राइवेट मर्चेंट्स। प्राइवेट मर्चेंट्स उसको पूरा चला रहे थे, लेकिन उसकी बैक कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1600 के अंदर कौन परमिशन देता है? क्वीन एलिजाबेथ। कौन परमिशन देता है? क्वीन एलिजाबेथ। जब क्वीन एलिजाबेथ परमिशन देती है कि जाओ ट्रेड करो, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? साउथ ऑफ अफ्रीका, इंडोनेशिया और की साइड पर जाते हैं। लेकिन वहां पर किसका कंट्रोल होता है? डच एंड पोर्तुगीज का, जिसकी वजह से वहां पर उनको कंट्रोल नहीं मिलता। ये लोग वहां से जब वापसी आ रहे होते हैं तो 1608 के अंदर इनकी पहली शिप आती है इंडिया के अंदर सूरत में, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिलती कि आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। 1612 के अंदर इनको परमिशन मिल जाती है कि आप लोग ट्रेड कर सकते हैं सूरत के अंदर, और 1615 के अंदर इनको परमिशन मिल जाती है कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए व्हाट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या लिखेंगे? ईस्ट ईआईसी फुल स्टैंड्स फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी was run by private merchant which was backed by British government. In 1600, Queen Elizabeth granted the permission for trade, so EIC went to east of Africa. But there was a control of Dutch and Portuguese, so they did not allow them to trade there. In 1600, in 1608, the first ship landed on Surat. और सूरत के अंदर जब लैंड की तो बट मुगल एम्पीरियर्स डिड नॉट अलाउ देम टू ट्रेड। इन 1612 the permission to trade in Surat was granted, and in 1615 the permission was granted for trade in in whole India। आप होल इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तीन मेन बेसिस बन जाती हैं, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। कितनी मेन बेसिस? तीन मेन बेसिस, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। इसी तरीके से आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी तीन मेन बेसिस का है, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। और बाय द 18th सेंचुरी दे वर अर्निंग 10% रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। वो लोग इंडिया से 10% रेवेन्यू कमा रहे थे, मतलब जो ऑल ओवर जो उनकी अर्निंग्स है उसमें से 10% कहाँ से आ रहा था? इंडिया से। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी है, बेसिक इंफॉर्मेशन के जो आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन समझ आ गई या फिर कोई कंफ्यूजन है? जैनब बेटा, आपको समझ आई? जी मानूर बेटा, आप टेस्ट यहाँ नहीं देंगी, आप सेंटर के अंदर ही टेस्ट देंगी, क्योंकि आप फिजिकल भी पढ़ रही हैं। तो ये तो आप सेंटर में टेस्ट देंगी, आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं देंगी। अच्छा जैनब बेटा, आपने लेट ज्वाइन करा था, तो आपको बता दिया जाए, आज वैसे टेस्ट था लेकिन असिस्टेंट की गलती की वजह से और टेस्ट आज नहीं हो पाया।
तो आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास है पाकिस्तान स्टडीज की, वेडनेसडे वाले दिन अपना प्लानर फॉलो करते रहा करें ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्या चीज होनी है। तो वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट है किसका, जो आप लोगों ने मैप्स पढ़े हैं और जो आप लोगों ने टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट की जो बेसिक्स पढ़ी थी वो, इनका टेस्ट है। कब है सर? तो बेटा ये वेडनेसडे वाले दिन है। जिसने वो क्लासेस मिस करी थी जाकर लेक्चर्स देखें, जाके रिकॉर्डिंग्स देखें, पास्ट पेपर सॉल्व करें, जहां मसला हो रहा है वहां मुझसे कांटेक्ट करें। टेस्ट है, टेस्ट आपकी लाइव क्लास के अंदर होगा, आधे घंटे का टेस्ट होगा, लेकिन आपको अगर 45 मिनट्स लग रहे हैं तो हम आपकी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। जैसे ही टेस्ट आप सबका खत्म हो जाएगा आप लोग सबमिट कराएंगे, देन खत्म, टाटा बाय बाय। जी बेटा सिर्फ ज्योग्राफी का टेस्ट है, सही है, सिर्फ ज्योग्राफी का टेस्ट है। हिस्ट्री का आगे आएगा। आप लोग अपना स्टूडेंट प्लानर आप लोगों को भेजा गया है, आप लोग देखते रहे कि टेस्ट कब है ताकि आप लोग मेंटली पहले से प्रिपेयर रहा करें, सही है, पूरे साल का प्लानर बना के भेजा हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास है ईस्ट इंडिया कंपनी के वाई ब्रिटिश ईआईसी बिकेम इन्वॉल्व इन इंडिया। वो लोग इंडिया ही क्यों आए, कहीं और चले जाते, कहीं और दूसरी कंट्री चले जाते, इंडिया ही क्यों आए? तो पहला रीजन ये है इकोनॉमिकल रीजन। इकोनॉमिकल रीजन आपके पास ये है कि इंडियंस की जो वेल्थ थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा। इंडिया के अंदर पैसा बहुत था एंड इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो। गोल्डन स्पैरो का मतलब सोने की चिड़िया। इतना अमीर था कि मतलब उसको सोने की चिड़िया बोलते थे। क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया। पेपर में नहीं लिख कर आइएगा, आप ये लिखेंगे कि इंडिया had too much wealth and it was known as golden sparrow। अब आपके पास सर ये गोल्डन स्पैरो और इतना पैसा कहाँ से आया? बिकॉज इंडिया वॉज रिच इन स्पाइसेस, इंडिया वॉज रिच इन कॉटन, क्योंकि हम जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो कॉटन बहुत ज्यादा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो भी सारा बिकता था वो यहाँ से ही बिक रहा होता था, तो कॉटन बहुत ज्यादा था। स्पाइसेस के अंदर हम बहुत अच्छे थे और आपके पास मेटल वर्क्स के अंदर भी हम बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से वी वर नोन एज गोल्डन स्पैरो। और हम लोग बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ पे वेल्थ जनरेट थी क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। तो जिसकी वजह से आपको ये बात बताया कि ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी तो उनको दो चीजें चाहिए थी, एक रॉ मटेरियल और एक चीज चाहिए थी ह्यूज मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। देखें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ चल रही थी? इंग्लैंड के अंदर। इंडस्ट्री में जब सामान बनेगा तो वो सामान बनने के बाद क्या होगा, वो सामान बनने के बाद क्या होगा कि उसको सेल भी तो करना है। तो बेसिकली आपके पास ब्रिटिश को कोई एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पे उनको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए और वो सामान बिक भी जाए जो वो लोग बना रहे। तो दोनों चीजें इंडिया के अंदर अवेलेबल थी, क्योंकि ब्रिटिश को क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल, जो कि आपके पास था कॉटन की फॉर्म में, स्पाइसेस की फॉर्म में, और इसी तरीके से ह्यूज मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो इंडिया की ऑलरेडी पॉपुलेशन क्या थी? बहुत ज्यादा। दैट्स व्हाई दे केम टू इंडिया। तो ये पहला इकोनॉमिक रीजन है कि यहाँ पर क्यों आए, सही है। उसके बाद सर दूसरा रीजन है टू आउट द डच एंड पोर्तुगीज। ब्रिटिश को ये बात बता दी, जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने ये चीज देखी कि हमारे पास जो मुगल एम्पायर क्या है वो डिक्लाइन हो रहा है। शुरू में उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था कि हम लोग आकर यहाँ पे कब्जा करेंगे, दे वर ओनली फॉर ट्रेडिंग। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर रहे तो दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो ये मुगल एम्पायर है ये डिक्लाइन हो रहा है। तो उन्होंने ये बात रियलाइज करी कि अगर मुगल एम्पायर डिक्लाइन होगा तो इसके बाद कोई और आएगा। और उस वक्त इंडिया के अंदर फ्रेंच भी थे, उस वक्त इंडिया के अंदर ये डच पोर्तुगीज ये सारे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश को ये बात रियलाइज हुई कि अगर मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है तो अगर हम लोग कब्जा नहीं करेंगे तो कौन कब्जा कर लेगा? या तो फ्रेंच कर लेंगे, या तो डच कर लेंगे, या पोर्तुगीज कर लेंगे। तो जिसकी वजह से ब्रिटिश कहाँ पर आए? इंडिया के अंदर आए, ताकि उन्होंने ये बात सोची कि अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा कंट्रोल बढ़ेगा। हम फ्रेंच, डच एंड पोर्तुगीज को यहाँ से हटा देंगे और मुगल एम्पीरियर्स को हटाकर अपना कंट्रोल यहाँ पर ले आएंगे। दैट्स व्हाई दे केम टू इंडिया। तो शुरू में इनका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा हो रहा था, इनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी, ब्रिटिश अट्रैक्टेड टू इंडिया और इन्होंने यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट कर दिया तो दे स्टार्टेड टू अर्न एंड देन दे स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स। डच एंड पोर्तुगीज को ये लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ से इनको हटाते हैं एंड दैट हम लोग इंडिया पे क्या करेंगे? रूल करेंगे और इंडिया पे हम इजीली कब्जा भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दे केम टू इंडिया। दो रीजन है, पहला रीजन है पैसों का रीजन, दूसरा रीजन है पॉलिटिकल रीजन, सही है। टू हाउस द डच एंड पोर्तुगीज बच्चों को याद नहीं रहता तो मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल रीजन। थर्ड रीजन सर हमारे पास कौन सा है? तो बेटा थर्ड रीजन आपके पास है रीजनल इन्फ्लुएंस। बेसिकली जो इंडिया की जो पोजीशन थी ना वो ग्लोब पर बहुत अच्छी थी, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन। क्यों? हमारे पास एक थी वार्म वाटर सी पोर्ट। सर वार्म वाटर सी पोर्ट का मतलब क्या होता है? बेटा ऐसा पोर्ट जो पूरे साल चलता रहे,
गर्मियों के अंदर भी इधर हाई टाइड्स ना और ट्रेडिंग सुकून से होती रहे। तो इंडिया के पास क्या था, आपकी जो पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी और हमारे पास वार्म वाटर सी पोर्ट था, जिसकी वजह से ब्रिटिश को दो चीजें दिखी। ब्रिटिश को ने ये सोचा कि हम यहाँ से इजीली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ना एयरलाइंस प्रॉपर थी ना उस वक्त प्रॉपर रोड से, तो सबसे बेस्ट मोड क्या था, सी। तो जिसकी वजह से इन्होंने सोचा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने सोचा हम सुपर पावर बन सकते हैं। सर सुपर पावर कैसे बन सकते हैं, बेटा अगर हमारे पास सिर्फ पोर्ट होगा तो हम इजीली सी के थ्रू दूसरी कंट्रीज पर जाकर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ पोर्ट होगा तो लोग हमारा पोर्ट यूज करेंगे और उसके हमें पैसे देंगे, तो पैसा भी हमारे पास ज्यादा आएगा। दैट्स वाई यह ब्रिटिश ने सोचा कि हम लोग कहाँ पर आते हैं, इंडिया के। पहला रीजन क्या है, इकोनॉमिकल रीजन, सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर थे, हमारे पास वी वर रिच इन स्पाइसेस, कॉटन एंड मेटल वर्क, और हमारे पास ब्रिटिश के पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी, दे नीडेड अ ह्यूज मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड दे नीडेड अ रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने किस पे, ब्रिटिश पे क्या कर लिया, दे नीडेड अ रॉ मटेरियल, और उन्होंने इंडिया आ गए क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल भी था और ह्यूज मार्केट भी थी। दूसरा रीजन क्या है, पॉलिटिकल मोटिव, कि उन्होंने ये बात रियलाइज करी कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, तो इसकी वजह से ये लोग पहले यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आए, लेकिन जब उनको ये बात रियलाइज हुई कि अगर हम नहीं आएंगे तो कोई और आ जाएगा, जिसकी वजह से इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया पॉलिटिक्स के अंदर। एंड देन उसकी वजह से क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि उन्होंने ये रियलाइज करा कि अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो फ्रेंच का भी कंट्रोल टूट जाएगा, डच एंड पोर्तुगीज का भी कंट्रोल टूट जाएगा और हम यहाँ के रूलर्स बन जाएंगे। दैट्स व्हाई दे केम टू इंडिया। थर्ड रीजन है रीजनल इन्फ्लुएंस। इन्होंने ये सोचा कि इंडिया की पोजीशन क्या है, बहुत अच्छी है, वार्म वाटर सी पोर्ट है, इंडिया की पोजीशन से हम पूरी मुल्क पर कब्जा कर सकते हैं, इंडिया की पोजीशन से हम ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया की पोजीशन पोर्ट है तो इसकी वजह से हम दूसरी कंट्रीज से पैसे ले सकते हैं। दैट्स व्हाई दे केम टू इंडिया। तो ये तीन रीजन हैं कि आपके पास हम इंडिया के अंदर ये लोग क्यों आए। अब मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, उसका क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। तो सबसे पहले हमारे पास सर इसका सवाल क्या आता है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सवाल है, explain why the East India Company was interested in the subcontinent in the years before 1750। के EIC क्यों इंटरेस्टेड भी इन द सबकॉन्टिनेंट, सबकॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया, सही है। वैसे तो इंडिया नहीं कहेंगे, सब कॉन्टिनेंट ही कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान और सब मिला हुआ। सबसे पहला रीजन क्या है, इकोनॉमी। देयर वाज एनॉर्मस वेल्थ इन द सब कॉन्टिनेंट, ट्रेड, प्रॉफिट एंड पावर वर द रियल मोटिव्स दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लुकिंग एट। Indian goods including spices, silk, yarn, cotton, cloth, cotton and goods of materials were very demanding in the European markets. British factories needed raw materials while British merchants needed big markets like India to sell their industrial products. Cotton was main raw material for the textile industry in Britain. The company was having a very profitable future in trade with India. That's why they came to India. उसके बाद दूसरा रीजन क्या है, पॉलिटिकल। East India Company had no political motives at first. It came to India primarily for trade, but the decline of Mughal Empire and the demolition of Maratha power in 1761 by Ahmad Shah Abdali prepared the gateway for British to take over India. Lack of a strong central government attracted the British attention for interfering with Indian political affairs. By that time, they had already got the skills of dealing with Indian rulers and merchants. Now they started thinking about establishing British Raj. British Raj का मतलब British rule in the subcontinent. The British wanted to establish their influence in the subcontinent to oust का मतलब होता है to remove the Dutch and Portuguese। ये दूसरा रीजन हो गया। Now the third reason is regional influence. India had a strategic position on the globe. It would give regional supremacy to the British and Royal Navy. They would control the sea routes and hence trade with the East. The company also wanted to westernize the Indians. The British believed that Western culture is superior and must spread to the world. They thought themselves the most civilized nations of the world. That's why they came to India. उनको अपनी पावर्स और बढ़ानी थी। तो ये आपके पास थर्ड रीजन है ये। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को ये समझ आया कि एक्सप्लेन व्हाई ईआईसी केम टू इंडिया। जैनब बेटा आपको समझ आया? जैनब बेटा आपको समझ आया, जल्दी बताएं। अच्छा, आपका जब सवाल आएगा तो मैं आपको जवाब दूंगा, अभी मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ और पास पेपर्स के। एक्सप्लेन व्हाई द ब्रिटिश वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम 1600।
सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। सवाल देखें घुमा फिरा के आ सकता है, तो बाद में रोना धोना नहीं करिएगा। जब मैं पास पेपर सॉल्व कराऊं तो अपनी कान, अपनी आंखें और जितनी भी सेंसेस हैं वो सब अपनी क्या रखें, मौजूद रखें। एक्सप्लेन व्हाई द ब्रिटिश वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम 1600। सवाल चेंज हो गया लेकिन आंसर क्या रहेगा, सेम। फिर इसी तरीके से ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी का, 2 दफा रिपीट हुआ। तीसरी दफा, why did the East India Company became involved in the Indian subcontinent during 17th century? Same as question number 2। फिर क्या सवाल आया, एक्सप्लेन द, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जून 2016 का। एक्सप्लेन द अपील ऑफ इंडिया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। ये आधे से ज्यादा बच्चों को समझ ही नहीं आया था कि ये क्या सवाल है। एक्सप्लेन द अपील, अपील क्या, कोई ये लाइक अंपायर से अपील कर रहे हैं? तो अंपायर ये है कि अब वो अंपायर बोल रहा हूँ, अपील का मतलब ये है कि किस तरीके से अपील, जैसे हम कहते हैं ना ये मुझे बड़ा अपीलिंग हुआ और अपीलिंग लग रहा था जिसकी वजह से मैंने ये चीज करी। तो एक्सप्लेन द अपील ऑफ इंडिया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, के ईस्ट इंडिया कंपनी को किस चीज की वजह से अपील करा इंडिया और वो लोग इंडिया गए। तो सवाल क्या है, एक्सप्लेन द अपील ऑफ इंडिया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। सेम एज क्वेश्चन 2। एक्सप्लेन व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम इन्वॉल्वड इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। सेम एज क्वेश्चन 2। Why did Indian subcontinent attract British in the early 17th century? Same as question 2. Why did East India Company become involved in the Indian subcontinent during the 17th century? Same as question 2. Explain why the East India Company got involved in the subcontinent during the 17th century. Same as question 2. Why did the Indian subcontinent attract European traders? अब East India Company ने European traders बोल दिया in the late 16th and early 17th century. Same as question 2. फिर सवाल है, एक्सप्लेन व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम इन्वॉल्वड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। सेम एज क्वेश्चन 2। तो इस तरीके से आपके पास ये सवालात रिपीट हुए। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोग कर लेंगे ये सवाल, समझ आ गया कि डिफरेंट कैसे वर्ड्स होंगे, जल्दी जल्दी बताएं समझ आया या कोई कंफ्यूजन, जल्दी जल्दी बताएं बेटा। सही। इसके बाद अब हमारे पास एक और सवाल है, व्हाई ब्रिटिश वाज एबल टू एक्सपेंड, या फिर इसका सवाल ये भी आ सकता है, व्हाई ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज एबल टू रिप्लेस मुगल्स, या फिर ये भी सवाल आ सकता है, व्हाई ब्रिटिश वाज एबल टू एक्सपेंड बियॉन्ड बंगाल, या फिर ये भी सवाल आ सकता है, व्हाई ब्रिटिश वाज एबल टू एक्सपेंड द लैंड्स, या फिर इस तरीके का कोई भी सवाल आ सकता है। अब सवाल तो ये है कि व्हाई ब्रिटिश वाज एबल टू एक्सपेंड, अब ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है और ये 7 से ऊपर मार्क्स में भी आ सकता है, 14 मार्क्स में भी आ सकता है। सही है। तो अगर ये 14 मार्क्स में आ सकता है तो एटलीस्ट हमें 5 से 6 रीजन तो पता होने चाहिए ना, वरना तो हम पेपर नहीं कर सकते। तो पहला रीजन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि क्यों वो लोग एक्सपेंड करने में कामयाब थे। पहला रीजन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर आप क्या बताएंगे कि ब्रिटिश जो थे उनके पास क्या चल रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से उनके पास एडवांस्ड वेपनरी थी। क्या थी, एडवांस्ड कंपनी नहीं, एडवांस्ड वेपनरी, एडवांस्ड वेपनरी। हमारी आर्मी जो थी ब्रिटिश की, मतलब वो क्या थी, ज्यादा डिसिप्लिन थी, ज्यादा एक्सपीरियंस थी, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रेंच से लड़कर आ चुके थे, ट्रेंड ज्यादा थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग जीत रहे थे। सही है, दे वर एबल टू एक्सपेंड। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडियंस के पास क्या थे, ट्रेडिशनल वेपन्स, आर्मी वीक थी, एक्सपीरियंस नहीं थी, ट्रेंड नहीं थी, डिसिप्लिन। ये रीजन आपने कहाँ पे पढ़ा था, फेलियर ऑफ वॉर में, याद होगा। नहीं याद तो बेटा पढ़ना शुरू कर दे। तो जब आपने फेलियर ऑफ वॉर में पढ़ा तो बेटा फेलियर ऑफ वॉर क्या था, वॉर में क्यों हारे। और अभी सवाल है कि ब्रिटिश क्यों कैप्चर करने में ज्यादा सक्सेसफुल था। तो रीजन सेम है। सही है, लेकिन वो सवाल अलग है, ये सवाल अलग। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम एक रीजन हो गया कि वीक आर्मी, हमारी आर्मी वीक थी। दूसरा रीजन है ब्रिटिश रेवेन्यू। आप ये बताएंगे कि सबसे पहले 1757 के अंदर एक बैटल ऑफ प्लेसी होती है। सही है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लेसी क्या थी। और 1764 में एक होती है बैटल ऑफ बक्सर। दोनों बैटल्स ब्रिटिश जीत जाते हैं, जो कि रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे होते हैं। दोनों बैटल्स वो लोग जीत जाते हैं। जब वो लोग जीत जाते हैं तो उसकी वजह से उनका कंट्रोल आ जाता है बंगाल पे। किस पर आ जाएगा, बंगाल। एंड बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस। कौन सा प्रोविंस था, रिचेस्ट, महंगा, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ था, इधर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आप ये बताएंगे कि ब्रिटिश के पास बैटल ऑफ प्लेसी एंड बक्सर जीतने की वजह से बंगाल पे कंट्रोल आ गया।
तो जिसकी वजह से वहां से उनके पास बहुत ज्यादा पैसे आए और उन्होंने अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बना लिया। क्या बना लिया? स्ट्रांग। आप ये बताएंगे कि हमारे पास बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, दोनों बैटल्स इंडिया हार गए। कौन जीत गया? ब्रिटिश। ब्रिटिश के पास पैसे आए, बंगाल का कंट्रोल आ गया और रेवेन्यू वहां से बहुत ज्यादा आया, पैसे बहुत ज्यादा आए, एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री। थर्ड रीजन क्या है? आप ये बताएंगे कि ब्रिटिश जो थे दे वर यूनाइटेड, लेकिन इंडियंस यूनाइटेड नहीं थे। ब्रिटिश जो थे वो बहुत ही अच्छी डिवोशन के साथ लड़ रहे थे, और वो किसके अंडर लड़ रहे थे? क्वीन एलिजाबेथ। दे वर रेडी टू गिव देयर लाइव्स फॉर क्वीन एलिजाबेथ। लेकिन हमारे बंदे यूनाइटेड नहीं थे, हमारे यहाँ पे सबके अलग अलग मोटिव्स थे, जिसकी वजह से हम लोग उनको रेजिस्ट नहीं कर पाए, एंड दे वर एबल टू एक्सपेंड। तीन रीजन है एक्सपेंड करने के जो 7 मार्क्स में बताए जाते हैं। पहला रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या वीक आर्मी, हमारी आर्मी वीक। दूसरा रीजन आपके पास क्या है कि वो लोग बैटल ऑफ प्लेसी और बक्सर जीत गए, जिसकी वजह से क्या रेवेन्यू बहुत ज्यादा था। तीसरा रीजन वो लोग यूनाइटेड थे, हम लोग यूनाइटेड नहीं। ये 7 मार्क्स में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, 14 मार्क्स में इतना रिपीट नहीं होता। तो हम पहले इसका 7 मार्क्स देखते हैं कि सर 7 मार्क्स क्या है, और ये मेरे आंसर्स का सबसे छोटा आंसर होगा ये क्वेश्चन। सर क्यों सबसे छोटा? क्योंकि बेटा ये मैंने एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और सर एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स में इस आंसर को कितने मार्क्स मिले थे? तो बेटा जब आप लोगों को ये नोट्स मिलेंगे ना, तो मेरे नोट्स में सबसे छोटा आंसर यही है, और एग्जामिनर ने इस आंसर पे 7/7 दिए थे। इसका प्रूफ मैंने आप लोगों को दिखाया था। नहीं याद तो वापसी आज दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए सवाल क्या है। Explain why Britain was able to expand into the subcontinent between 1750 and 1850। पहला रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला। द ब्रिटिश हैड एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ड्यू टू व्हिच दे हैड एडवांस्ड वेपनरी एंड मॉडर्न टेक्निक्स व्हिच गिव देम एन एज ओवर द इंडियंस हु यूज्ड ओल्ड एंड आउटडेटेड वेपनरी। दूसरा रीजन, the British had gotten a lot of revenue from wars like Plassey and Buxar and favorable trading with Nawabs. Hence, they used these revenues to strengthen their military. Third year, the British fought with devotion under Queen and strong military leaders who made clever strategies that could not be challenged by the weak Indian army. अब आपने जब आंसर लिखना है ना, तो जो मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स बतानी है वो भी आप लिखेंगे। फिर ऐसा हमारे पास आर्मी डिसिप्लिन नहीं थी, आर्मी ट्रेन नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं थी, उनकी एक्सपीरियंस थी, तो ये एडिशनल बात इसमें डाल देंगे। इसके अंदर बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में भी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर भी अंडर रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो लोग जीत गए। सही है। थर्ड ये है कि मैंने क्या बताया कि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, वो लोग यूनाइटेड थे, वो क्वीन एलिजाबेथ के अंडर बहुत अच्छी डिवोशन के साथ लड़ रहे थे, तो वो जीते। तो आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देना। सर अगर हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे तो भी 7/7 मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। सर इसका प्रूफ दिखाएं? तो बेटा प्रूफ आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल दिखाता हूँ, बस 1 मिनट वेट करिएगा ताकि आप लोगों की जिंदगी में सुकून आ जाए। देखें ये अब आपके पास सवाल आएगा, मैं सवाल आपको दिखा देता हूँ। Why British were able to take control of India या why British were able to expand, सेम आंसर होता है। सही है। अभी हम सवाल देख लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का सी क्या बच्चे ने लिखा है? ये एग्जैक्ट वही आंसर कॉपी पेस्ट हुआ है जो मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, ताकि बच्चों को एक आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर डिटेल्स फालतू की नहीं मांगता, दे वांट रेलेवेंट, कंसाइज एंड एक्यूरेट आंसर। The British had experienced industrial revolution due to which they had advanced weaponry and modern techniques which gave them an edge over the Indians who used old and outdated weaponry। Exact copy paste हुआ है मेरे notes। दूसरा, the British had gotten a lot of revenue from wars like Plassey and Buxar and favorable trading with the Nawabs, hence they used these revenues to strengthen the military। Exact copy paste हुआ है। Third reason, the British fought with devotion under Queen and strong military leaders who made clever strategies that could not be challenged by the weak Indian army। Exact copy हुआ है 3। ये आपके पास क्वेश्चन 1C था। 1C की आप मार्किंग चेक कर सकते हैं कि एग्जामिनर ने कितने दिए। द कैंडिडेट हैज गिवन and explain 3 reasons why British were able to take control of India by 1850। All 3 explanations are accurate, concise and relevant। As a result, the candidate has produced a well explained answer which meets the requirement of level 3। अब बच्चों का सवाल ये आता है, सर बाकी आंसर्स आपने बड़े लिखे हैं तो क्या हमें उनको छोटा कर देना चाहिए? देखिए अगर आप बड़ा आंसर याद करके जाएंगे तो आपको छोटा याद रहेगा।
अगर आप छोटा याद करके जाएंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है कि आप डिटेल्स वाले याद रख के जाएं, लेकिन आपने ये सोच के जाना है कि मैंने एग्जामिनर की ऐसी की तैसी करनी है क्योंकि मैंने सर यूसुफ से पढ़ा है और मैं सर यूसुफ का नाम नहीं डुबाऊंगा। सही है या नहीं डुबाऊंगी? क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि मैं जब आपको सॉल्ट आंसर दे रहा हूँ उसके अंदर इनफ डिटेल्स दे रहा हूँ। ये तो मैंने सिर्फ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट इसलिए करा ताकि बच्चों को समझा सके, वरना आप अगर मेरे बाकी 7 मार्क्स देखे तो उसमें देखें आप डिटेल दी हुई, लेकिन बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि आप अगर उतनी डिटेल्स नहीं लिख सकते, मेन बातें भी अगर लिख देते हैं अपने ओन वर्ड्स के अंदर, तो आपको 7 आउट ऑफ 7 से कोई नहीं रोक सकता। सही है? तो आपने मेहनत करनी है। अच्छा, अब हम आपको बाकी सवाल दिखा देते हैं कि सर ये सवाल कहाँ कहाँ रिपीट हुआ। तो सवाल ये, एक्सप्लेन व्हाई ब्रिटेन वाज एबल टू एक्सपेंड इनटू द सब कॉन्टिनेंट। या फिर सवाल आ जाए, या फिर सवाल आ जाए, एक्सप्लेन why was Britain so successful in expanding its control of the subcontinent between 1750 and 1850? Same as question 3. या फिर सवाल आ जाए, why were British able to take control of India by 1850? Same as question 3. ये वही आंसर है जो पेपर में जो बच्चे ने सॉल्व करा था। फिर इसी तरीके से सवाल, explain why Britain was so successful in extending, expand की जगह extending its control of the subcontinent between 1750 and 1850. Same answer. फिर इसी तरीके से, why was Britain successful in increasing its control of the subcontinent in the year 1750 and 1850? Same answer. फिर इसी तरीके से, why was Britain so successful in expanding its control of the subcontinent between 1750 and 1850? Same answer. इसी तरीके से एक सवाल आया था, why British were able to replace Mughals as a dominant force? पता नहीं ये सवाल कहाँ ये है। Why were British able to replace Mughals as a dominant force in the subcontinent by 1850? Same as question 3. तो आपके पास ये सवाल आ जाए able to expand, सवाल आ जाए able to replace Mughals, सवाल ये आ जाए why they were able to expand, why they were able to extend, why they were able to take control, तो ये सबका आंसर क्या होगा सेम? तो मुझे जल्दी जल्दी बता दें कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। ओके बेटा, इसके बाद हमारे पास देखें अब 2 रीजन हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने 3 रीजन कर लिए, सही है, पहला दूसरा रीजन, तो मतलब हमने 7 मार्क्स के लिए तो कर लिया, लेकिन हमारा मोटिव 7 मार्क्स नहीं है, हमारा तो 14 मार्क्स में भी सर सवाल आ सकता है। तो 14 मार्क्स में एक और चौथा रीजन क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट की वजह से देवर एबल टू रिप्लेस मुगल्स। नाउ व्हाट वाज पिट्स इंडिया एक्ट? हम इसको इंडिया एक्ट 1784 भी कहते हैं, सही है। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 के अंदर, और उसके अंदर क्या कहा जाता है वो आपने गौर से समझना है। बेसिकली इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होगा, जो गवर्नर जनरल होगा इंडिया का या सब कॉन्टिनेंट का, वो रॉयल अपॉइंटमेंट होगा। उसका क्या होगा? रॉयल अपॉइंटमेंट। मतलब पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि हम इसको गवर्नर जनरल बना रहे हैं। तो 1786 में इसी पॉलिसी के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके अंदर इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जब ये जनरल अपॉइंटमेंट वाली बात हुई तो इससे हुआ ये कि देखें व्हाई दे वर एबल टू एक्सपेंड या व्हाई दे वर एबल टू रिप्लेस। देखें हर जगह पे ये बात फैल जाती थी कि ब्रिटिश नाउ आर दी गवर्नर जनरल्स, ब्रिटिश आर नाउ दी वो, तो लोगों के माइंडसेट में यही आ जाता था कि मुगल्स खत्म हो गए, ब्रिटिश आ गए, तो व्हाई दैट्स व्हाई दे वर एबल टू एक्सपेंड। फिर इन्होंने क्या करा, जितने भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो ईआईसी को पहले रन कर रहे थे जो कि करप्ट थे, उन सबको हटा दिया। उन सबको हटाने के बाद एक न्यू टीम ले आए, सही है। तीसरी चीज क्या करी कि जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। मतलब ये हुआ कि जहां पर भी वो कंट्रोल लेने जा रहे हैं, जहां पर भी वो चीज को कब्जा करने जा रहे हैं, वहां पर क्या होगा? वहां पर ये होगा कि वहां पे उनको पुलिस की सिक्योरिटी मिलेगी, तो वो इजीली उसको चीज को कंट्रोल ले लेंगे, इजीली एक्सपेंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है, किसकी? पुलिस की। तो आप क्या बताएंगे पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? 1784 में आया। इट मेड द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल और रॉयल अपॉइंटमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल। In they according to this policy they also changed the boards of directors of EIC and they removed the corrupt ones and hired the new board of directors. And then आप ये बताएंगे कि British government officials were provided with police security so they could easily take control of the land of India, या फिर they could
इजीली टेक दी दे कुड इजीली रिप्लेस मुगल्स, या फिर क्या कर सकते हो आप बता सकते हो कि वो इजीली कब्जा कर सकते थे क्योंकि उनके पास पुलिस की सिक्योरिटी है। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या 1784 में आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसकी पॉलिसी के तहत वो बने। ये कहा गया कि जो भी गवर्नर जनरल बनेगा रॉयल अपॉइंटमेंट होगा, सबको बताया जाएगा ये गवर्नर जनरल है। ईआईसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाया गया, नए वाले को लाया गया, ऑफिशियल्स को पुलिस सिक्योरिटी दी गई, तो दैट्स व्हाई दे वर इजीली टेकिंग कंट्रोल ऑफ इंडिया। ये हो गया आपका चौथा दिन। उसके बाद आपके पास है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर आपका बेटा नहीं है तो लैंड किसके पास चले जाएगा, लैंड चले जाएगा ब्रिटिश के पास। और अगर आपके पास बेटा अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं था। सर इससे कैसे वो देवर एबल टू टेक कंट्रोल, बेटा अगर ये पॉलिसी बनाएंगे तो सारा कंट्रोल अब किसके पास जा रहा है, सारा कंट्रोल जा रहा है ब्रिटिश के पास। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए ये पॉलिसी कहाँ की थी, 1852 की थी। तो अगर ये आपके पास सवाल हो 1750 टू 1850 तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं लिख सकते। लेकिन अगर 1850 की कोई डेट नहीं दी हुई तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मेंशन कर सकते हो कि इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से जितने भी रूलर्स के पास बेटे नहीं थे उनकी सारी लैंड किसने कॉन्फिस्केट कर ली, ब्रिटिश। तो दैट्स व्हाई दे वर एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया। फिर आपके पास एक पॉलिसी है सब्सिडायरी अलायंसेस, जिसको हमने काउंसिलेटर पॉलिसी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा जब हमने फेलियर ऑफ वॉर पढ़ा था। क्या पढ़ा था सब्सिडायरी अलायंसेस के अंदर कि ब्रिटिश साइन कर रहे थे सब्सिडायरी अलायंसेस विद लोकल रूलर्स। क्या मतलब, ये लोग लोकल रूलर्स को क्या कर रहे थे, कंसेशंस दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम आपको पैसा देंगे, हम आपको सेफ्टी देंगे, लेकिन इन रिटर्न आप क्या हो जाओ, ब्रिटिश से लॉयल हो जाओ, और आप किसके खिलाफ हो जाओ, इंडियंस के खिलाफ हो जाओ। और ये जो पॉलिसी जो शुरू करी थी ये लॉर्ड वेल्सले ने शुरू करी थी। किसने शुरू करी थी, लॉर्ड वेल्सले, मतलब इन्होंने ये काफी ज्यादा क्या करी थी, करप्शन वरप्शन करी थी। तो ये हमारे पास सब्सिडायरी अलायंसेस है, दैट्स व्हाई दे वर एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो मुझे ये बात बताएं कि आपको पिट्स इंडिया एक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडायरी अलायंसेस समझ आया, या फिर कोई मसला है सवाल तो मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब उसका जरूर दूंगा। इसके बाद आपके पास है लास्ट परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर आप ये बताएंगे कि इन्होंने 1793 के अंदर ये पॉलिसी बनाई, और इस पॉलिसी के तहत जितने भी जमींदार हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है वो टैक्स पे कर रहे थे, किसको, ब्रिटिश को। किसको पे करेंगे, टैक्स पे कर रहे थे ब्रिटिश को, जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, इनके पास बहुत ज्यादा पैसे आए। सो दे वर एबल टू एक्सपेंड, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री को और से और बेहतर कर सकते। तो परमानेंट सेटलमेंट का भाई 1793 में एक एक्ट निकाला गया, जिसके अकॉर्डिंग जिसके पास जमीनें ज्यादा होंगी, जमींदार, उनसे हम लोग टैक्स लेंगे, मतलब ब्रिटिश टैक्स लेगा। और ब्रिटिश का जब टैक्स आया तो उसकी वजह से उनका फाइनेंस काफी स्ट्रांग हो गया, एंड दे वर एबल टू स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री, एंड सो हेंस दे वर एबल टू एक्सपेंड। तो ये हमारे पास लास्ट रीजन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक की सारी कहानी समझ आ गई या फिर कोई कंफ्यूजन है। मुश्किल है बेटा, आपको समझ आया ये वाला? जी बेटा, 7 मार्क्स में सिर्फ 3 पॉइंट्स, लेकिन मैंने आपको बताया इस पे 14 मार्क्स का भी सवाल आया हुआ है, तो आपने क्या करना है उसको भी समझना है। सही है, इसलिए मैंने आपको 7 रीजंस कराए। अच्छा, अब 7 रीजन से सवाल भी दिखा दें, अगर इतना डरा दिए तो सवाल भी दिखा ही दें। बेटा सवाल दिखा देता हूँ। एक 2019 में आया था, ये देखें, ये 10 मार्क्स का आया था, क्वेश्चन 1D है, मतलब 10 मार्क्स का होगा। Was the India Act of 1784 the main reason why British were able to expand beyond Bengal between 1784 and 1850? अब इस आंसर के अंदर जो बच्चा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लिखेगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं लिख सकता। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्वेश्चन में लिखा, तो पिट्स इंडिया एक्ट बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट मेड द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल a royal appointment. Lord Cornwallis was appointed to this position in 1786. A board of control replaced the East India Company board of directors, changing it from a trading concern to a sovereign body in which the crown had direct control of Bengal. A police system was developed to help in the administering of justice and maintaining law and order. तो ये आपके पास पहली चीज है। फिर आपने अदर रीजंस के अंदर सबसे पहले कौन सा बता दिया, परमानेंट सेटलमेंट। Lord Cornwallis introduced the permanent settlement in 1793, making zamindars of Bengal landowners subject to their payment of a fixed sum to British. In 1793, this amounted to some 10% of the total sum collected by the zamindars.
The permanent settlement secured the financial interest of the East India Company and helped Bengal to become the wealthiest province in India, allowing the British to extend their control. तीसरा, the British were very skilled diplomatic experts. ये subsidiary alliances वाली. They gained the support of a number of local rulers. They were shrewd in purchasing the loyalties of influential Indians. मतलब वो खरीद लेते थे. They signed subsidiary alliances with local rulers under which the rulers were granted protection by British troops. Local rulers were persuaded to sign subsidiary alliances by Lord Wellesley. मैंने आपके बंदे का नाम बताया, who became Governor General in 1798. The local ruler continued to run their affairs while British soldiers offered protection. In return for this protection, the ruler paid towards the cost of the soldiers and accepted a British resident advisor. This consolidated Britain's power in India at little cost and extended British control. मतलब उनका सपोर्ट बढ़ गया और उनका गेम बढ़ता गया. फिर आपके पास क्या है? मिलिट्री सुपीरियरिटी. The British were successful in gaining control over India because of their military superiority. They fought a series of bloody wars and defeated a number of strong local rulers like Siraj-ud-Dowla and Battle of Plassey, Tipu Sultan in Mysore, the Marathas and the Sikhs. Their latest warfare tools, efficient communication for quick deployment of troops, and sound financial resources for fighting costly wars in the far-flung areas. They had well-trained army and good planners of war strategy. They were also expert in bribing and conspiring with the key persons like Mir Jafar and Mir Sadiq. अब इसके अंदर हमने ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाली और वो वीक आर्मी वाली बात थोड़ी डिटेल में बता दी. सर क्यों ऐसी डिटेल में बता दी? क्योंकि बेटा वो तो मैंने ऊपर से कॉपी किया हुआ है, लेकिन डिटेल में 14 मार्क्स में थोड़ी सी डिटेल्स तो होनी चाहिए ना, तो डिटेल दी. फिर इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड एज अ सिंगल नेशन, लैक ऑफ यूनिटी. The Indians were not united as a single nation. They were divided along religious, linguistic, and ethnic lines. Local rulers were interested only to their own territories. Some princely states even supplied troops to the British when they were fighting against their countrymen. It was very easy for the strong British army to conquer them one after the other. Majority of the well-off Indians stayed away from the wars and they were making profits by trading with English merchants. फिर आपने बताया बैटल ऑफ प्लेसी और की वजह से पैसे ज्यादा हो गए. द बैटल ऑफ प्लेसी एंड बक्सर gave the British the riches of Bengal and favorable trading rights to local nobles. The annexation of land, Hyderabad and Oudh accepted British protection with subsidiary alliances. Mysore, Oudh and Delhi and the Maratha came under British control by the early 19th century, followed shortly after by Sindh and Punjab. This provided massive new resources which the British could use to consolidate control. Last क्या लिख दिया भाई? Although Pitt's India played an important role in expanding British control, but in my opinion the most important was lack of unity. सही है सर. इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्यों नहीं लिखा? बेटा डेट लिखी हुई थी इसलिए मैं नहीं लिख सकता था. सर ये सवाल और कहाँ रिपीट हुआ है? तो बेटा एक और सवाल दिखा देता हूँ. आपके पास 14 मार्क्स का सवाल आया था. Was the industrial revolution in Britain the most important reason why British were able? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लिखा, वीक आर्मी वाला सारा. फिर पिट्स इंडिया एक्ट लिख दिया, फिर परमानेंट सेटलमेंट लिख दिया. अच्छा इसके अंदर डेट दी हुई है, इसके अंदर भी डेट दी हुई है, इसमें भी आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं लिख सकते. फिर आपने क्या लिखा? डिप्लोमा सब्सिडारी अलायंसेस वाला. फिर आपने कौन सा लिखा? मिलिट्री सुपीरियरिटी. फिर आपने नॉट यूनाइटेड एज अ सिंगल नेशन, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा था. और आपने एंड में दे दिया कि भाई दे वर नॉट यूनाइटेड एज अ सिंगल नेशन. इससे मैं क्या करता हूँ? एग्री करता हूँ. तो ये मेरे पास 14 मार्क का सवाल आ सकता था कि व्हाई दे वर ब्रिटिश एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया, व्हाई दे वर एबल टू एक्सपेंड बियॉन्ड बंगाल. ये 14 मार्क का था, पीछे 10 मार्क का था. तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोग 10 मार्क 14 मार्क के क्वेश्चन समझ गए या फिर कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी पूछें. पास्ट पेपर्स खुद सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दें काइंडली. सही है, जल्दी जल्दी बताएं समझ आया या नहीं आया. जैनब बेटा आपको समझ आया? ओके बेटा. अब हमारे पास एक और सवाल है. वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एआईसी. बेटा ये सवाल सिर्फ पेपर में एक दफा आया है. जब मैं बोलता हूँ कचरा सवाल तो मतलब ये पेपर में कितनी दफा आया है? एक दफा आया है. ये सवाल आपके पास सिर्फ एक दफा है 2004 में, उसके बाद नहीं आया. लेकिन फिर भी आपको करना है क्योंकि मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपको ईच एंड एवरी पास पेपर प्रैक्टिस कराऊंगा. सही है, तो मेरी जिम्मेदारी है ग्रेड लाना. और अगर आप लोगों का ग्रेड नहीं आया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा. सही है, तो हमारे पास सबसे पहले वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एआईसी. सर क्या मतलब? देखिए मतलब ये है कि पहले प्राइवेट मर्चेंट्स रन कर रहे थे ना. आपने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि प्राइवेट मर्चेंट्स वर रनिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों प्राइवेट मर्चेंट से कंट्रोल ले लिया. तो पहला रीजन है ट्रेड वाज टू वैल्यूएबल. अब इसको आप समझिए. देखिए आपका फॉर एग्जांपल एक है बिजनेस. सही है, आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल 200 करोड़. सही है, अगर आपका 200 करोड़, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई आपके पास है एलॉन मस्क भाई. सही है, एलॉन मस्क भाई जो है वो दुनिया के क्या है, अमीर तरीन इंसानों में से हैं और मेरे ख्याल से अभी शायद नंबर 1 पे. अब एलॉन मस्क भाई ने क्या करा? एलॉन मस्क
आपको क्या लगता है वो बहुत ज्यादा अमीर है तो वो क्या काम पर नहीं जाते होंगे? आपको क्या लगता है वो सोते रहते होंगे? वो काम पर जाते हैं। दुनिया का जितना तरीन बड़ा इंसान हो जाए, अमीर तरीन इंसान हो जाए, आप लोगों के घरों के अंदर अगर किसी का बिजनेस होगा तो आपको पता है कि भाई बिजनेस में भी काम पर जाना पड़ता है, चीजों को मैनेज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से देखें, जो ट्रेड था वो किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। लेकिन चला कौन रहा था? प्राइवेट मर्चेंट्स। तो हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। तो आप ये बताएंगे ट्रेड का वो जो वॉल्यूम था, ट्रेड के जो पैसे थे, वो इतने ज्यादा बढ़ गए इंडिया के अंदर ट्रेड इंडिया के अंदर इतना चलना शुरू हो गया कि पैसे बहुत आ रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मर्चेंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। किस पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी? मर्चेंट्स पे। ना ही वो कैपेबल थे कि वो इतना ज्यादा पैसा मैनेज कर सके, मर्चेंट्स। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इसका डायरेक्ट एडवांटेज लेते हैं और हमें प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपके लिए काम कर रहा है और आपका प्रॉफिट है 200 करोड़, मे बी वो 10 करोड़ का क्या कर लेता, अपने पास रख लेता और आपको 190 करोड़ शो करता। 190 करोड़ भी कम तो नहीं है ना? लेकिन क्या पता वो पैसे क्या कर लेता हो गायब। तो इसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि प्राइवेट मर्चेंट्स बीच में से पैसे गायब कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे वांटेड टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ दीज अर्निंग्स। और यहाँ से पैसा भी बहुत आ रहा था तो उनको पता था कि दे वर नॉट कैपेबल, और वो लोग जो है वो उन पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते थे। दैट्स व्हाई दे टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब लिया डायरेक्ट कंट्रोल? अगर पहले तो एक एक मार्क का भी सवाल आता था, अब नहीं आता। लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए 1858 के अंदर एक क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट, जिसके तहत उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था ईआईसी का। किसका? ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का, आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये हमारे पास सवाल है कि व्हाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईआईसी। पहला, ट्रेड वाज टू वैल्यूएबल। ट्रेड बहुत ज्यादा, पैसे ज्यादा कमा रहे थे, दे वर नॉट कैपेबल, उन पे ट्रस्ट हम नहीं कर सकते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू टुक डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ दिस अर्निंग्स, दैट्स व्हाई दे टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईआईसी। दूसरा, फियर ऑफ रशियन एक्सपेंशन। देखें, रशिया जो है वो इन्वेड करने वाला था इंडिया। अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जब छोटे होते होंगे तो आप लोग एक नया पेंसिल बॉक्स लेते होंगे। आप लोग फिर अपने दोस्तों को दिखाते होंगे कि मैंने नया पेंसिल बॉक्स लिया है। लेकिन एक जमाने में एक पेंसिल बॉक्स आता था, वो पता नहीं ऐसे क्लिप वाला आता था। मतलब मैं कोई बहुत पुराने जमाने का नहीं हूँ। एक क्लिप वाला मतलब ये है कि एक पेंसिल बॉक्स होता था जिसके अंदर पेंसिल के 4 होल्डर होते थे। फिर वो शॉर्पनर की एक जगह होती थी, पता नहीं अभी आते नहीं आते। तो वो जो है हम लेकर जाते थे, तो हमारे अगर कोई दोस्त ले ले और उसको खराब कर दे तो वो इतना ख्याल से नहीं रखेगा। लेकिन हम उसको क्या रखते थे? हम उसको बिल्कुल गले से लगा कर रखते थे कि भाई खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जिसकी अपनी चीज होती है उसको क्या होती है? कदर होती है। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चीज, आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल टूटेगा, आप फौरन देखेंगे। किसी और का मोबाइल गिरेगा, आप सॉरी बोल देंगे, आप उसको देखेंगे नहीं, आप बोलेंगे सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन क्या है कि जो हमारी अपनी चीज होती है उसका हमें क्या रखता है? ख्याल रखता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि देखें वहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। लेकिन चला कौन रहा है? प्राइवेट मर्चेंट्स। वो अपने लोग नहीं है, मतलब है तो हमारे अंडर लेकिन अपने लोग नहीं है। तो अब देखें, अगर रशिया इन्वेड करता तो वो लोग उस तरीके से डिफेंड नहीं करते जिस तरीके से वो लोग अपनी चीज के लिए डिफेंड करते, क्योंकि प्राइवेट मर्चेंट्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। चाहे नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, उनको तो अपनी सैलरी मिलनी है। तो प्राइवेट मर्चेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता रशिया से। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात पता थी कि प्राइवेट मर्चेंट्स इतने कैपेबल भी नहीं है, उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो लोग रशियन इन्वेजन को रोक सके। That's why British government took direct control of EIC, ताकि वो रशियन इन्वेजन को रोक सके। सही है। तो ये दूसरा रीजन। थर्ड रीजन आपके पास क्या है? ब्रिटिश ऑफिसर्स वर टेकिंग ब्राइब्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों में से जो भी कराची गए उसको ये बात पता होगी कि हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो बड़े बदनाम हैं। उनको अजीब अजीब से नाम दिए हुए, पता नहीं कोई टुल्ला कह रहा होता है, कोई पता नहीं क्या कह रहा होता है। अब देखें हमारे पास ये बदनाम क्यों है? ये बदनाम इसलिए है क्योंकि इनमें कोई एक दो बंदों ने क्या ले ली? रिश्वत ले ली। अब जब रिश्वत ले ली तो हमारे माइंड में, देखें, जब एक बंदा आपसे, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे थे, आप जाते हुए आपको पकड़ लिया, आपको पकड़ते हुए क्या हुआ? चालान के लिए आपसे उसने रिश्वत मांग ली, उसने कहा चाय पानी दे दो मैं छोड़ दूंगा। अब देखें आपके दिमाग में क्या है? आप उसका नाम तो याद ही नहीं रखेंगे ना कि ये बंदा था, इस बंदे ने मुझसे रिश्वत ली। आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है ना, ये रिश्वत वाली है, ये सिर्फ रिश्वत ही लेती। आपके दिमाग में बैठ गई क्योंकि आप कभी भी उस बंदे का नाम तो एक स्पेसिफिक। तो इसी तरीके से एक टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता या एक टीचर कोई बुरा होता है, जैसे मैं बुरा टीचर हूँ तो आप सब सारे टीचर्स को बुरा क्यों कह रहे हैं? भाई मैं सिर्फ बुरा हूँ ना, तो आप सिर्फ मुझे बुरा दो।
तो इसी तरीके से क्या है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक दो गंदे चीज होती है तो हम पूरी चीज को ही गंदा कर देते हैं। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के जो प्राइवेट मर्चेंट्स थे ना, दे वर टेकिंग ब्राइब्स, दे वर टेकिंग गिफ्ट्स फ्रॉम पीपल। तो जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का नाम क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या हो रहा था, खराब हो रहा था। तो उनको ये डर लगा कि और नाम खराब हो जाए, दैट्स व्हाई दे टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईआईसी। ब्राइब और कौन ले रहा है, प्राइवेट मर्चेंट्स, लेकिन नाम किसका खराब हो रहा है, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। दैट्स व्हाई दे टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईआईसी, ताकि हमारा नाम और फर्दर खराब ना हो। तो अब इसका आंसर दिखाता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखें ये जून 2004 में से आया है। Why did the British government take control of the affairs of the East India Company in the early 19th century? जैसे मैंने आपको बताया ना 1857 में 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट आया था तो कंट्रोल लिया था। अब क्यों लिया? The volume of trade became so significant that the British government felt it was too valuable an asset to leave in the hands of a private company, even though the EIC was now holding its possession interest for them. So the government wanted to take the direct advantage of its earning. P1. दूसरा, fear of Russian expansion in Central Asia worried the government, and so Britain decided to shape its foreign policy by further expansion towards Afghanistan to counter this threat. Britain was becoming more involved. Prestige began to be at stake, and further expansion became inevitable, especially after the defeat by Afghans at Kabul. अफगान्स ने हमें ब्रिटिश को हरा दिया था, जिसकी वजह से हमको डर था कि रशिया भी हमें हरा देगा, और ये सारी चीजें बेसिकली हुआ ये। आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ। रशिया जो था वो हमें इन्वेड करने आ रहा था, लेकिन इन्वेड करने से पहले वो कहाँ पे गया, अफगानिस्तान। तो हमने ये सोचा कि हम अफगानिस्तान में जाके क्या कर देते हैं, उसको हरा देते हैं। ये हम किस्सा आगे पढ़ेंगे। अफगानिस्तान को जाके क्या कर देते हैं, हरा वो अफगानिस्तान में जाके रशिया को हरा देते हैं, ताकि वो लोग यहाँ तक आए नहीं, इंडिया आए नहीं। लेकिन होता ये है कि हम जब उनको हराने जाते हैं रशिया में, तो अफगानिस्तान में हमें डिफीट हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि प्राइवेट मर्चेंट जब अफगानिस्तान में हार गए तो इंडिया में भी हार जाएंगे, तो इसकी वजह से उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल लिया। Third, it got a lot of profit and monopoly over trade. The British officers started taking bribes and used unfair means, which was giving bad name to British government. So the British Parliament condemned it and took direct control of EIC. ये आपका थर्ड पैराग्राफ। सही है, तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया या फिर कोई कंफ्यूजन, जल्दी जल्दी बता देंगे। इसके बाद सर हमारे पास क्या है, अब सवाल है वाई ब्रिटिश बिल्ड रेलवेज। ये कचरा सवाल है, लेकिन आपके पास क्या है, ये दो दफा पेपर में आ चुका है। सही है, एक दफा आया था एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज, और एक दफा सवाल आया था वाई ब्रिटिश बिल्ड रेलवेज। सही है, अब आपके पास क्या है, सबसे पहला रीजन कि भाई ब्रिटिश ने रेलवेज क्यों बनाया, टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल। आपको ये बात पता है कि ब्रिटिश के पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी, तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए था इंडिया से। अब जाहिर सी बात है, इंडिया से अगर रॉ मटेरियल पहुंचाना है तो वो पोर्ट के थ्रू पहुंचेगा, लेकिन पोर्ट तक भी तो पहुंचाना है ना। अगर जैसे इंडिया के बीच में किसी से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो वो पोर्ट तक पहुंचाने के लिए उनको रेलवे की जरूरत थी, क्योंकि रेलवे आपके पास, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो रेलवे में मैं सिखाऊंगा कि रेलवे ही सबसे बेस्ट मोड होता है कि भारी गुड्स, जो हैवी गुड्स होती है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और सस्ता भी होता है। तो आपके पास क्या है कि ब्रिटिश को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल इंडिया ट्रांसपोर्ट करना था पोर्ट तक। तो अब जब वो ट्रांसपोर्ट करना था, और फिर पोर्ट से जो सामान आ रहा है इंडिया के लिए, वो भी सामान इंडिया तक पहुंचाना, इंडिया के बीच में मार्केट्स तक पहुंचाना था, तो रेलवे की जरूरत थी। दैट्स व्हाई दे बिल्ट रेलवे, पहला रीजन। दूसरा रीजन है टू कैरी ट्रूप स्विफ्टली। आपको ये बात पता है कि ब्रिटिश की अलग अलग जगहों पे लड़ाई चल रही थी, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि वहां पे हर जगह पे अलग अलग कोई ना कोई मसला होता था। तो अब इन्होंने इनको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की नीड थी, ताकि ये लोग क्या कर सके, अपने ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सके, ताकि रिबेलियन रोक सके, जो वहां पे लड़ाइयां चल रही हैं उनको रोक सके, उनके खिलाफ एक्शंस ले सके फौरन। क्योंकि पहले यही मसला था ना, डाउनफॉल ऑफ मुगल में क्या पड़ा था कि प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो जो भी मसले हो रहे थे उसको हल नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रिटिश ने क्या करा कि रेलवे बनाने का इसलिए सोचा कि जहां 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 पर रिबेलियन चल रहा है, वहां वहां पर हम अपनी आर्मी को भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ रेलवे, और वो वहां पर जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करा देंगे। तो ये दूसरा रीजन, दैट्स व्हाई दे बिल्ट रेलवे। थर्ड रीजन ये है टू इम्प्रूव देयर एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में उनको पता था कि अगर हम रेलवेज नहीं बनाएंगे तो हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन वैसी होगी जैसे मुगल्स की थी। टू एडमिनिस्टर इट एफिशिएंटली, तो ट्रैवलिंग की क्या थी, क्विक
उसकी थी, ट्रैवलिंग की नीड थी, जिसकी वजह से इन्होंने रेलवेज बनाया ताकि ये लोग इजीली उसको एडमिनिस्टर कर सके। एंड फोर्थ रीजन है टू विन सपोर्ट ऑफ इंडियंस, के मुगल्स ने आज तक कभी इंडियंस के लिए काम नहीं करा, तो इन्होंने जानबूझ के रेलवेज बनाई ताकि इंडियंस अपनी फैमिलीज को विजिट कर सकें, इंडियंस जल्दी जल्दी जो है वो विजिट कर सकें, और उससे क्या होगा कि इंडियंस हमें सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और इंडियंस ने वाकई इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि मुगल्स ने हमारे लिए कुछ नहीं करा लेकिन ब्रिटिश ने हमारे लिए रेलवेज बनाए। तो इसकी वजह से टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियंस दे बिल्ड रेलवे। तो ये आपके पास चार रीजन है। सर इसका क्या आंसर है? बेटा इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो चीज आपने समझनी है। देखें, वाई ब्रिटिश बिल्ड रेलवेज, ये प्रॉपर आंसर है, सही है। बाय द 19th century द ब्रिटिश trade in India was spread all over the Indian subcontinent. Raw materials were needed to be easily and cheaply to the ports for exports. Hence, railways were built, gain the ability to save manufactured goods throughout India and increase British profits. ये P1. P2, British control majority of the areas in India. However, they were still facing resistance in many areas where local rebellion were creating trouble. Hence, railways were built to carry troops swiftly around India, helping British to maintain law and order and extend power. Third reason क्या है? British control was now widespread across India. British wanted to improve their governance and travel the country to spread their ideas and culture. Hence, they built railways to move their officials across India to govern it effectively. And the P4, to win the support of Indians. British wanted to win the support of Indians. Most of the British reforms did not please the general population of Indian subcontinent. Hence, British came up with the idea of building railways for common Indians who found them useful for travel as families were able to travel to visit relatives in other parts of India. So that's why they built railways. लेकिन इसी सवाल का घुमा फिरा के सवाल आ गया। सर घुमा फिरा के क्या सवाल आ गया? वो सवाल आप देखिए। Explain the impact of railways on the lives of Indian people in the 19th century. अब जब ये सवाल आया ना, आंसर वही है, लेकिन ये आंसर मैंने सिर्फ क्या करा है ताकि आपको, मैंने एक बात बताई थी कि मेरे बहुत सारे टीचर्स जो है वो मेरे नोट्स क्या करने की कोशिश करते हैं, कॉपी, इसलिए मैंने ये आंसर गलत लिखा। गलत नहीं लिखा हुआ मतलब मार्किंग स्कीम कॉपी पेस्ट की है, ये प्रॉपर आंसर नहीं है। प्रॉपर आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, सही है। लेकिन मार्किंग स्कीम में क्या लिखा है? रेलवे ट्रांसपोर्टेड रॉ मटेरियल्स इजीली एंड चीपली टू द पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यही वाला पॉइंट हमने कवर किया था। रेलवे ट्रूप्स कैरीड स्विफ्टली अराउंड इंडिया हेल्पिंग द ब्रिटिश टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये पॉइंट भी हमने वो करा था। ब्रिटिश को ट्रेवल द कंट्री एंड स्प्रेड देयर आइडियाज कल्चर गेनिंग सपोर्ट टू गवर्नमेंट, ये भी हमने कवर किया था। इन टाइम्स ऑफ फेमाइन फूड कुड बी ट्रांसपोर्टेड क्विकली टू अफेक्टेड एरियाज, ये हमने कवर नहीं करा था। With support of Indians who found them useful for travel as families were able to visit, ये वाला हमने कवर किया। तो हमने 4 कवर किए थे क्योंकि हमें तो वैसे भी 3 की नीड होती है, लेकिन सवाल को अटेम्प्ट करने का, देखिए पॉइंट्स वही हमने 4 लिखने हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अंदाज अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये अंदाज ये एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रेलवे, के रेलवे का क्या अफेक्ट आया लोगों की उसमें, कि वो ब्रिटिश को क्या फायदा हुआ, तो हम वो फायदे बताएंगे कि ब्रिटिश नाउ कुड कैरी ट्रूप्स स्विफ्टली, ब्रिटिश नाउ कुड गवर्न बेटर, तो ये सारी चीज हम लिखेंगे। और उसमें वाई ब्रिटिश बिल्ड रेलवेज, के ब्रिटिश ने रेलवेज क्यों बनाया, आंसर सेम है लेकिन लिखने का अंदाज क्या होगा, अलग। और ये आंसर नहीं है, ये मार्किंग स्कीम है, सही है। आंसर नीचे क्वेश्चन नंबर 10 में ही छुपा हुआ है इसका आंसर, सो सही है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास क्या है कि ये चीज हो गई, तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप